फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एनएलसीसी क्लासेस। मैं मोहम्मद सैफ मलिक, आपका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी मेंटोर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोचिंग आपको कैश कोर्स प्रोवाइड करा रही है, जिसमें हम आपको दे रहे हैं 50% का ह्यूज डिस्काउंट। तो आप जल्दी से आए हमारी कोचिंग में एनरोल कराएं, क्योंकि ये ऑफर ज़्यादा टाइम तक वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि इसे ऑफर 26 जनवरी तक ही वैलिड है, जिसमें हम आपको 50% का ऑफर देंगे। तो आप जल्दी से आकर एनरोल कराएं। और जो हमने कल चैप्टर किया था अपना चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का, आज हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पेन चैप्टर नंबर 1 के हम कुछ पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना शुरू करते हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। आए इसका पहले चैप्टर पहला एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट, यानी कि इनमें से कौन से हैं जो टॉप लेवल में नहीं आते। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: चेयरमैन, प्रोडक्शन मैनेजर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। चेयरमैन में टॉप लेवल में आता है, प्रेसिडेंट टॉप लेवल में आता है और वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल में आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल का है, जो टॉप लेवल में नहीं आता है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम सारे ऑप्शन को एक करके देखेंगे, फिर हम एलिमिनेशन करेंगे, जो ऑप्शन में जो मतलब सूटेबल होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। एफिशिएंसी इज कंसर्न विद, एफिशिएंसी किससे कंसर्न है? कल भी मैंने आपको बताया था। एक हमने बताया था एफिशिएंसी बात करें, तो और एक बात करती है इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी किससे रिलेट करता है? एफिशिएंसी रिलेट करता है कॉस्ट से। तो इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? डूइंग थिंग राइट्स, ऑप्शन नंबर ए डूइंग द राइट थिंग, क्या हम सही काम करें, डूइंग थिंग्स राइट, सही से काम करें, अचीविंग एंड रिजल्ट, क्या हम अचीव करें सिर्फ एंड रिजल्ट, बाकी चीज पे ध्यान ना दें, क्या इसका ऑप्शन या फिर नन। इसमें ऑप्शन कौन सा बेटर है? इसका सबसे अच्छा मतलब जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि हम चीजों को सही से करें, क्योंकि एफिशिएंसी किससे रिलेट करता है? कॉस्ट से रिलेट करता है। अगर हम चीजों को सही से करेंगे तो हमारी काम जो है कम पैसों में हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का क्या बताया था मैंने? इफेक्टिवनेस किससे रिलेट करता है? इफेक्टिवनेस रिलेट करता है टाइम से। बोलते हैं ना तुम बहुत कम इफेक्टिव हो, तुम लेस इफेक्टिव हो, तो वही इफेक्टिवनेस का रिलेट करता है, टाइम से रिलेट करता है। तो हमारा इफेक्टिवनेस किससे रिलेट करता है? क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे कि हमें अचीव करना है गोल्स, या हमें डूइंग द राइट टास्क, हम सही काम करें या कंप्लीट करें एक्टिविटीज को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा आंसर होगा? कंप्लीट इन द एक्टिविटीज नहीं होगा, हमें सिर्फ काम नहीं करना, हमें काम करना कम समय के अंदर करना है। तो हमें खाली गोल अचीव करना है नहीं, वही उसका मतलब भी वही होगा, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं, बचा क्या? क्योंकि जब दो है नहीं तो नन ऑफ द ऑल, तो हमें कोई चांस है ही नहीं। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, डूइंग द राइट टास्क। अगर हम राइट टास्क में सही काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुनीब वर्क एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। एक कोई कंपनी है ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड, इसके अंदर एक वर्क है, कोई बंदा जो मुनीब नाम का है, वो काम करता है यहाँ पर। ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट ऑफ हैंड वुवन टेबल मैट मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट ऑफ 150 रुपए पर यूनिट विद इन 10 डेज। उसे टास्क दिया गया है कि भाई उसे 150 रुपए की कीमत में, 150 मैक्सिमम कितनी कीमत होती है मैं समझ 150 रुपए, और कितने दिन बनाने? 10 यूनिट को बनाने कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। 150 रुपए में बनाने, 1000 में बनाने और 10 दिन के अंदर अंदर बनाने। इन ऑर्डर टू बी एक्नोलेज एज एन इफेक्टिव मैनेजर, अगर हम बात करें इफेक्टिव मैनेजर यानी कि ऐसा जो कम समय में काम कर देगा, ही मस्ट इंश्योर दैट, यहाँ हम कॉस्ट पर ध्यान नहीं देंगे, हम क्या देखेंगे? इफेक्टिव की बात हुई है, उसे हम इफेक्टिव कब बोलेंगे? इफेक्टिव हम जब बोलेंगे कम मतलब जो समय दिया गया है उसके अंदर काम कर ले। The work is completed within 10 days even at higher cost per unit, नहीं ये काम तो नहीं होगा। The cost of production does not exceed, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसको एक्सीड ना करे? 150 रुपए को एक्सीड ना करे। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज, मैनेजमेंट को हम पुअर कब बोलेंगे? वो कब होगी? क्या वो एफिशिएंट हो पर इनफेक्टिव हो, मतलब कम पैसे में काम तो करे पर कम देर से काम करे, क्या सही है वो? नहीं। क्या वो इफेक्टिव हो, मतलब समय में काम करे पर नहीं में काम करे, क्या वो सही है? नहीं, वही वो भी सही नहीं है। तो भाई इसका ऑल तो कोई होने का चांस ही नहीं बचा। तो मैंने बोलते हैं कि वो इनफेक्टिव भी हो और मतलब कोई हमारी इनफेक्टिव और इनएफिशिएंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एकदम पुअर मैनेजमेंट है हमारी। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखते हैं। हम्म,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का, ठीक है। अर्निंग इन रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, क्या भैया हमें इतना काम तो करना है कि हमारी कॉस्ट कवर हो, कम से कम इतना हमें काम करना पड़ेगा। अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ द बिजनेस, हमें इतना प्रॉफिट भी अर्न करना है कि हमारा सफिशिएंट रिस्क क्या हो जाए, मतलब रिस्क है हमारे बिजनेस हम उसे कवर कर सकें। इंक्रीज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग रन के लिए सोचना बिजनेस के लिए, ये भी हमारा ऑप्शन मतलब वो है ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन, क्या हमें अपने एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए? नहीं भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 20% इन नेक्स्ट क्वार्टर। वही कंपनी एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस वो अपने सोच रही है कि हम अपनी सेल कर दें, इंक्रीज कर दें 20% नेक्स्ट क्वार्टर में। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, इस वाले स्टेटमेंट के अंदर कौन सा फीचर है जो हाईलाइट किया गया है? तो देखते हैं कि मैनेजमेंट हमारा ऑल परवेसिव वाला आएगा। नहीं भाई, ऑल परवेसिव बोलते हैं जो हर जगह पर एप्लीकेबल हो। क्या मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस की भाई यहाँ बात ही नहीं हो रही है, तो जब ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो भाई ऑल तो किसी कीमत पर नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट किस पर फोकस करती है? गोल के ऊपर फोकस करती है। भाई इसमें इस वाले स्टेटमेंट को हाईलाइट किया गया। आज का हम देखते हैं लास्ट वाला अपना, कीपिंग कीपिंग इन व्यू द चेंज इन द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रेफरेंस, मतलब जो कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एबीसी बेकरी ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया अपने शुगर और फैट, किसमें? अपने प्रोडक्ट में। तो कोई एबीसी नाम की बेकरी है, उसने अपने प्रोडक्ट में क्या कर दिया? शुगर और फैट को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा डिमांड क्या हो रही है हमारी? चेंज हो रही है। मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है? थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब लोग ज्यादा अपने आप को लेकर हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं यहाँ पर। दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज, ये अप्रोच जो है क्या शो करता है कि भाई मैनेजमेंट क्या है। हमें मतलब एक फीचर हमें हाईलाइट करना है। मल्टी डायमेंशनल की बात नहीं हो रही भैया, यहाँ पे तो चार पांच काम को हम एक साथ कंप्राइज संभाल नहीं रहे हैं। इंटेंजिबल फोर्स की बात नहीं हो रही है, ग्रुप एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, डायनामिक फंक्शन। मैंने क्या है? डायनामिक फंक्शन है जिसको हम जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में बात की गई थी। ये हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए या फिर आपको नोट्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आप जो हमने क्वेश्चन आज लगाए हैं इनके और जैसे क्वेश्चन चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। आप या तो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। हम आपको ये नोट्स और ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दें जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो अब इसे हम अपना शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, बिजनेस स्टडीज के नेक्स्ट चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इंसर्ट न्यू स्लाइड नहीं, ठीक है। जब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है एक प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर एक जनरल गाइडलाइंस है, जो कि गाइडलाइन हमको बना के दे दी गई है। बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो हमारे मैनेजमेंट पुराने लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, एक प्रिंसिपल बना के दे दी, एक जनरल गाइडलाइन बना के दे दी कि हमें कोई दिक्कत आती है अपने बिजनेस को रन करने में, या किसी हमारे अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो हम क्या करें, उसको उन प्रॉब्लम को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसके लिए ला दी गई है जनरल गाइडलाइन, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक बार इसको हम रीड करते हैं। The concept of the concept of principle of management refer to the fundamental truth, या फिर जिसे हम बोलते हैं गाइडलाइन या फिर जनरल गाइडलाइन। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? जनरल गाइडलाइन को बोलते हैं, और फंडामेंटल ट्रुथ को बोलते हैं, जो सर्व करता है एज अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मतलब इसका भाई फायदा क्या है? गाइडलाइंस का जो हमारा फ्रेमवर्क है, इससे हमें हेल्प बनती है, ये मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। These principles are derived from the years of observation, जो प्रिंसिपल ने कहा था ड्राइव की गई, years of observation ड्राइव की, मतलब कई साल लोगों ने देखा, जो दिग्गज लोग आए थे उन्होंने बनाया था, उन्होंने बहुत सारे अपने आप को देखा कि
इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, उनको हम कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, जब जाके इसको बना एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, और तब जाके क्या बनाए, प्रिंसिपल यहाँ पर बनाए गए थे। हम बात करते हैं फीचर ऑफ प्रिंसिपल, इन फीचर की बात, फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, कि एक तो ये होता है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ये, मतलब भाई एक ऐसे प्रिंसिपल बना दिए हैं पूरी दुनिया में चलेंगे, ऐसा नहीं कि इंडिया में चल रहे हैं, चाइना में नहीं चल रहे हैं, रशिया में नहीं चल रहे, वहां पे भी चलेंगे और यहाँ पर भी चलेंगे, इस तरह के प्रिंसिपल हैं यहाँ। हर जगह इनकी क्या है, एप्लीकेबिलिटी है। एक जनरल गाइडलाइन से, मतलब एक जनरल गाइडलाइन दे दी, इसको हम अपने जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें जरूरत लग रही है। फॉर्म थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी ने बैठ के बना दी होंगी, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आने के बाद और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन गाइडलाइंस को बनाया गया था। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर होता क्या है, डायनामिक इन नेचर इसलिए है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, तो हम जो प्रिंसिपल है उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से बनाए गए हैं, भाई हमने पूरा देख लिया कि अगर हम ये काम करेंगे इसका क्या कॉज होगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, वो सब हमने देखने के बाद ही इनको बनाया है, इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर, इस पर हम अभी प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि भाई ये प्रिंसिपल जो है एक इंसाइट देते हैं कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में, जिससे कि वो पहले से तैयार रहें जो भी आने वाली मुश्किलें उनके टैकल करने के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं जो हमारे रिसोर्स हैं उसको ऑप्टिमम क्या कर सकें, यूटिलाइजेशन कर सकें, अच्छे से रिसोर्स का क्या इस्तेमाल कर सकें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, इसमें हमें हेल्प करते हैं ये। साइंटिफिक डिसीजन बनाने में हमें हेल्प करते हैं भाई, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें आएगा आगे जाकर साइंटिफिक वाला के साइंटिफिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम, तो साइंटिफिक डिसीजन लेने में हमें हेल्प करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन इन द सेंस हम बात करें यहाँ पर, ऐसा नहीं हम तुक्का लगा कोई डिसीजन लें, हम डिसीजन कैसे लेंगे, पूरे जांच पड़ताल करने का, पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे, इसलिए साइंटिफिक डिसीजन होगा हमारा। पता है साइंस में ऐसा नहीं है कि हम साइंस कोई केमिकल बना रहे हैं लोग, या कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, या फिर कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कि कोई ऐसा है कि कुछ भी लाके बना दिया, मिला दिया, कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो, बन गई मेडिसिन, ऐसा नहीं है ना, हम पूरे एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिफिक तरीके से। वैसे ही जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेने में, पूरा जांच पड़ताल करने के बाद हम डिसीजन लेंगे। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, कि भाई जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंट मतलब वो बाहर वाला वो नहीं, जो मतलब चल रहा है कि हमारे आसपास एनवायरमेंट, आसपास वाला नहीं, बिजनेस एनवायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, चैप्टर आएगा भाई बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर भी आगे पूरा, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में, जो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें, इसमें हमें हेल्प करता है ये। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में हेल्प आता है, हमने पढ़ा था भाई कि ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, याद हो तो आपको, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैंने तीन ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। तो उसी में से क्या है कि हमें सोसाइटी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। एक हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था CSR करके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन रिसर्च वगैरह में हेल्प करता है, मतलब ये हेल्प करता है पूरा पूरा मैनेजमेंट को। हम बात करते हैं फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो भाई ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनको बोला जाता है। कौन है? फेयोल, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 14 ऐसे प्रिंसिपल दिए जिससे हम बिजनेस के रन करने में हमें हेल्प होती है, या फिर जो हम प्रॉब्लम आती है हमारे बिजनेस को, तो उनको हम टैकल कर सकें, उसके लिए उन्होंने 14 में प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल दिए थे, इसलिए उन्होंने बोला था फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनका पूरा नाम क्या था? हेनरी फेल का पूरा नाम था। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? फ्रेंच के रहने वाले थे, और क्या करते थे? माइनिंग इंजीनियर थे ये, ठीक है।
तो इन्होंने इनका पूरा नाम हमें याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन इसके ऊपर बन के आ जाता है, भाई फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट कैसे बोला जाता है, हेनरी फेल को बोला जाता है। फेल भी लिख सकते हैं, वो हेनरी फेल भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करता है वो तो सिनेरियो क्या रहेगा वहाँ पर। तो हमें पूरा नाम याद रखना है। हेनरी फेल एक इंपॉर्टेंट नाम है ये हमारे लिए, उनकी ये डेट भी हमें याद रखनी है। बाज दफा ऐसा होता है कि ये डेट उठा के पूछ ली जाती है। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1841, 1841 में इनकी पैदाइश हुई थी, और इनकी डेथ 1925 में हुई थी। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के लिए, कि भाई हम 14 एक जनरल गाइडलाइन बनी 14 प्रिंसिपल्स की, कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करें तो आपको आसानी होगी बिजनेस रन करने में, जो प्रॉब्लम आ रही है आप उनको इजीली टैकल कर पाएंगे, ये इन्होंने हमें बता दिया था। इनका पहला प्रिंसिपल क्या था? हाँ भाई देखो, तो थोड़ा सा तो आपको पता होंगे कि अगर हम आगे चैप्टर चैप्टर शुरू करेंगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तो हम साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ दो लोग होंगे, अभी हम फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे एडवर्ड टेलर के प्रिंसिपल के बारे में। तो हमें इनके बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि तीन प्रिंसिपल ऐसे हों जो फ्यूल ने दिया हो, एक दूसरे ने दिया हो, तो क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ लेगा, भाई बताइए इसमें फ्यूल के प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, तो आपको कौन सा देना पड़ेगा, जो दूसरे ने दिया है। लेकिन आप कब पॉसिबल होगा, जब आपको पता होगी। थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मतलब याद करने से रट्टा नहीं मानना, लेकिन इतना ध्यान में आपको रखना ही है कि फेल के कौन से थे और एब्जॉर्ब टेलर के कौन से थे। तो इसको याद करने के लिए मैं आगे एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, सबको आसानी होगी याद करने में। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इन्होंने कहा भाई काम को आप क्या करें, बांट दें, जिससे कि किसी एक बंदे के ऊपर क्या ना हो, प्रेशर ना बने, और जो भी हमारा काम हो उसमें हमें क्या मिले, पूरी एक्सपर्टीज मिले। हम डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में और अच्छे समझेंगे बिल्कुल, नोट पैड पे। जो हमारे हेनरी फोर्स हैं, जो हमारे हेनरी फ्यूल हैं, उन्होंने पहला प्रिंसिपल क्या दिया था कि हमें करना है, डिवीजन ऑफ वर्क कर लेना है। डिवीजन ऑफ वर्क है, इसमें काम को कर लेना, बांट लेना है। अब देखो सोचो, सिर्फ कोई एक बंदा है, ठीक है ना, ये कर रहा है चार काम देख रहा है ये अकेला, कि भाई ये फाइनेंस भी ये देख रहा है कंपनी का, सेल्स भी ये देख रहा है, प्रोडक्शन भी ये देख रहा है, और बाकी अगर काम है वो भी क्या देख रहा है, यही देख रहा है। तो क्या हमें यहाँ स्पेशलाइजेशन मिलेगी, क्या सही से काम कर पाएगा, कुछ दिन अगर सही से काम कर ले, इतना किफायती था तो उसने कर लिया काम, लेकिन कुछ दिन बाद होता है काम सही से ना कर पाइए, तो ये नुकसान था भाई, हम अगर काम को ना बांटे। तो फिर ने बोला सबसे पहले अपने काम को क्या करें, बांट दें, और अपने काम को बांट दिया। अभी तो आपके पास एक बंदा था पहले, आपके पास फाइनेंस के लिए एक अलग बंदा होगा, एक अलग आपके पास काम करने वाला होगा, सेल्स के लिए आपके पास एक अलग काम करने वाला होगा, और प्रोडक्शन के लिए आपके पास दूसरा बंदा होगा जो काम का काम संभालेगा। तो इससे आपको फायदा क्या मिला, इससे आपको फायदा ये मिला कि भाई ये हम प्रोडक्शन के अंदर बंदा रखेंगे, कैसे प्रोडक्शन के अंदर एक्सपर्ट रखेंगे। जो सेल्स का हमारे पास कोई एम्प्लॉय होगा तो उसे हम कैसा रखेंगे, जो बिल्कुल सेल्स का अच्छा काम जानता हो, या इसके पास सेल्स का एक्सपीरियंस हो। फाइनेंस के अंदर हम ऐसा नहीं है किसी को बैठा कर रख लें, फाइनेंस के अंदर हम ऐसे बंदे को रखेंगे जिसके पास फाइनेंस का पूरा एक्सपीरियंस हो। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, पूरा स्पेशलाइजेशन मिल रही है। तो पहले इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, हम अपने काम को करते हैं बांट दें, हमें स्पेशलाइजेशन का मिलेगा, फायदा मिलेगा यहाँ पर। तो आइए हम अपने नोट पर वापस चलते हैं फिर से, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। इन्होंने दूसरा दिया था प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या था, अथॉरिटी बोलते हैं पावर को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को। हमें किसी बंदे को इतनी पावर देनी है तो उसकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं होगा हमने पावर कम दी है उसमें जिम्मेदारी ज्यादा डाल दी, क्या फिर काम हो सकता है, नहीं हो सकता। या फिर ऐसा ना करें पावर ज्यादा दे दें जिम्मेदारी कम दे, तब क्या होगा, मिस यूज हो जाएगा पावर का। तो इसमें कहा गया था, इन्होंने पहले कहा था कि जितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उतनी हमें क्या देनी है, काम करने वाले को पावर भी देनी है, अथॉरिटी भी देनी है, ठीक है। हम बात करते हैं डिसिप्लिन, कि भाई हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं हमारे पास, तो उन्हें कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, कि वो एक दूसरे को ओबे करें, एक दूसरे की बात माने, जो हमारी जनरल गाइडलाइंस हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं कंपनी की, उनको क्या करें, पूरी तरह से फॉलो करें। तो हमें डिसिप्लिन के अंदर रहना है, क्योंकि अगर कोई काम करने वाले लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हमारा काम सही से नहीं होगा। क्योंकि हमने मान ली डिसिप्लिन में बना दिया, हमारी पॉलिसी है कि हमारे सारे एम्प्लॉय को 10 बजे आना है ऑफिस, और कोई भी इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, 10 बजे तक लोग आएंगे तो सब डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 10 बजे के बाद आते हैं, डिसिप्लिन को वो फॉलो ना करें, तो इससे नुकसान किसको होगा, हमारी कंपनी को होगा ना भाई।
कोई आ रहा है 11 बजे, कोई आ रहा है 12 बजे, और छुट्टी सब ले रहे हैं अपनी 5 बजे, तो काम हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा भाई। 10 से 5 हमने आपको बुलाया काम के लिए, हम आपको पैसे दे रहे हैं 10 से 5 काम करने के लिए, और आप आ रहे हैं 11 बजे, 12 बजे, 5 बजे आप भाग जा रहे हैं, तो काम करेंगे सर? आप नहीं हो पाएगा भाई। तो इसलिए डिसिप्लिन के अंदर रहना जरूरी है, डिसिप्लिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। चौथे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब इसका क्या होता है कि एक बंदे को एक ही दूसरा, मतलब जो एक एम्प्लॉई या एक से ज्यादा एम्प्लॉई है उनको सिर्फ एक ही इंसान क्या करे, कमांड दे, तभी काम अच्छा होगा। इसको अच्छे समझते हैं ये दोबारा से। एक मैंने प्रिंसिपल दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी मतलब मान ली हमारे एम्प्लॉय है, तो इनके ऊपर जो बॉस हो वो सिर्फ एक ही बंदा हो। ये कौन है? हमारी एम्प्लॉइज। और ये कौन है? बॉस। यानी कि इन तीनों कंट्रोल कौन कर रहा होगा? एक ही बॉस कंट्रोल कर रहा होगा, यानी कि वन हेड ओवर द सेवरल सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं, एम्प्लॉय को बोले सबऑर्डिनेट नहीं जूनियर्स, नहीं, एक जूनियर के ऊपर एक ही बॉस हो। ऐसा ना हो कि एक जूनियर के ऊपर 4 बॉस बैठे हुए हों, फिर एक बॉस में 4 लोग काम कर सकते हैं, पर एक बंदा 4 लोगों के अंदर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब एक आ रहा है कि भाई आप ये काम कर लो, दूसरा के बोला ये काम कर लो, तीसरा के बोला वो काम कर लो, चौथा आया उसने अपना अलग काम बता दिया, तो क्या कुछ काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर अच्छे से आपको काम करना है तो आपको करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस हो, एक तरफ से उसके बाद आवाज आ रही है कि आपको ये काम करना है यार आकर। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर, कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? कि ऐसा ना हो कि हमारे सारे लोग अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, ठीक है। अभी अभी गया था एक, मतलब क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिसमस की। क्रिसमस में क्या था, सेंटा क्लॉज आता है। सेंटा क्लॉज का देखा है ना, वो बैल, उसकी वो गाड़ी होती है यूं, जिसमें सेंटा क्लॉज बैठ कर आता है। तो मतलब जैसे एनिमेशन में दिखाया था, मूवीज में दिखाया था, वैसे बात कर रहा हूँ। सच की तो मुझे भी नहीं मालूम कि उसके आगे क्या होते हैं, कई सारे हिरन बंधे हुए होते हैं ये। तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे थोड़े से हिरन को, मतलब ड्राइवर में आप समझ ही आओगे थोड़ा बहुत तो इस तरह के हिरन होते हैं इसके पास। ओनली 6 हिरन है। अगर 6 के 6 हिरन क्या करें, आगे टेढ़े भागना शुरू करता है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तो क्या वो अपनी गाड़ी सीधी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। इसके लिए चाहिए कि अगर इसमें गाड़ी सीधी चलानी है और फिर सही जगह पहुंचना है, अपनी मंजिल पे से पहुंचना है, इसकी क्या है यहाँ पर मंजिल है। अगर इसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो ये हिरन कैसे चले, बिल्कुल एक डायरेक्शन में चले, सबके सब एक डायरेक्शन में चले, अलग अलग ना भागे, ठीक है। इससे वो बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक डायरेक्शन में चलेंगे। वैसे ही जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सेल्स, कुछ एम्प्लॉय हैं सेल्स के अंदर, सेल्स टीम के अंदर, कुछ हैं फाइनेंस टीम के अंदर, और कुछ हैं प्रोडक्शन टीम के अंदर, और कुछ हैं एचआर टीम के अंदर। तो ऐसा ना हो कि ये अपना फायदा देखें, ये अपना फायदा देखें, ये अपने रास्ते चले, ये अपने रास्ते चले, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हमारे एट द एंड ये है किसका पार्ट? सब लोग, ये सबके सब लोग एक कंपनी का ही पार्ट है, एक कंपनी का पार्ट है। तो इनका जो उद्देश्य क्या हो, इनके जो रास्ते हो, इनका ये मकसद हो क्या हो, खाली कंपनी के हित में सोचने का हो, कोई अपने बारे में ना सोचे, कोई अलग अलग ना भागे। जो हम सब लोग मिलकर काम करें, कैसा काम करें जिससे हमारी कंपनी को फायदा हो, इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यानी हमें सबको एक डायरेक्शन में चलना है, एक रास्ते पे चलना है, जिससे हम कंपनी को सही से रन कर पाए। क्या हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अभी मैंने बोला ना, ऐसा ना हो कि सब एक डायरेक्शन में चलते रहे, आपको एक डायरेक्शन चल रही है तो बोलते हैं इनको डायरेक्शन में से देखना है, सबको, हर कोई अपना फायदा ना देखे, हर एक इंडिविजुअल अपना फायदा ना देखे। ऐसा ना होता है ना कि छोटी मोटी शॉप होती है, वहाँ लोग क्या करते हैं, अपने वहाँ लोगों को रख लेते हैं, शॉप उन्होंने चलाया था तो वहाँ उसके जो काम करने वाला है वो बैठने लग जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए। लगता है जो बॉस है, जो सेठ है, वो खाना खाने चला गया, तो अपने नीचे काम करने वाले जो
मुलाजिम है उससे बोल के चला तुम दुकान संभाल लो, अब वो क्या कर रहा है पीछे से पैसे अपनी जिम्मे निकाल के रख ले रहा है, कि सही तरीका है या नहीं है। यहाँ वो क्या देख रहा है, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख रहा है, क्या ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन यानी उसकी दुकान उसके लिए फायदा होगा, नहीं होगा भाई। अगर वो ऐसे ही करता रहा एक दिन क्या होगा, पूरी दुकान ठप हो जाएगी, भाई धीरे धीरे बहुत सारे पैसे निकाल लेगा। दुकानदारी हो रही मान ली 1000 रुपए की दे रही है, 200 रुपये गायब कर लेता है। अब भाई 1000 रुपये दुकानदारी का पूरा 1000 प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है, आपका मान लीजिए इसमें प्रॉफिट ही 100 रुपये का था, सिर्फ 10% प्रॉफिट लेके चलने तो 200 रुपये निकाल कर रख लिया अपने पास में, तो नुकसान किसका हो रहा है, कंपनी नुकसान हो रहा है। इसे बोलते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हमें जो अगर कंपनी रन करनी है वहाँ पे क्या होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का। जो भी हमारे यहाँ एक एक बंदा काम कर रहा है, वैसे ही अगर मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अगर 5 लाख तो बेईमान है, तो 1000 रुपये उठा के ले लेंगे, तो इसके बच्चे क्या दुकान में कुछ नहीं, सामान तो रोज बिक रहा है लेकिन पैसा कुछ आ नहीं रहा है गले के अंदर, तो नुकसान होगा नहीं होगा दुकान को। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए फेल ने क्या प्रिंसिपल दे दिया कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबका इंटरेस्ट कैसा होना है, जनरल इंटरेस्ट में चाहिए, यानी कंपनी का फायदा पहुंचाने का इंटरेस्ट में चाहिए, अपना अपना फायदा कोई ना देखे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या हम जो भी अपने एम्प्लॉय को काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ सब मतलब बंदे हैं, इन लोग को हम कैसी तनख्वाह देना, तनख्वाह देना कैसी होनी चाहिए, जितना वो काम कर रहे हैं उतनी तनख्वाह तो एटलीस्ट हो। अब ऐसा नहीं हो हम पूरे दिन घर मजदूरी करवा रहे हैं और दे रहे हैं सिर्फ 20,000 रुपये, वहीं जो दूसरी कंपनियां वहाँ उधर मिल जाएगा 50,000 रुपये, क्योंकि हमने सही वो दे रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं, जो उसने काम किया वो 50,000 वाला है, लेकिन उसने नहीं कितने में 20,000 30,000 रुपये दे रहे हैं, सही है ये नहीं है भाई। ऐसा तो बंदा हमारी कंपनी होकर चला जाएगा, एक आएगा एक छोड़ के जाएगा, दूसरा आएगा दूसरा छोड़ के चले जाएगा, सब आएंगे छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमारी कंपनी में काम कौन करेगा, कोई नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि रेम्यूनरेशन जो देनी है, हमें जो तनख्वाह देनी कैसी दें उसे हम, जितना वो डिजर्व करता है, डिजर्विंग नहीं, जैसे बोलते हैं डिजर्विंग, तो जितना डिजर्व कर रहा है, जितना उसने काम किया है उसको हमें उस पर कम से कम पैसे देने चाहिए। इन्होंने पूरे 14 प्रिंसिपल दिए थे, नंबर हमें याद रखना है भाई, नंबर भूलना नहीं है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर भी हो सकता है पूछा जाए। और कितने प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल दिए थे। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इनको, अभी मैं याद करने के लिए आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा यहाँ पर, जिससे कि आप अच्छी तरह से याद कर पाए इसको। 8 वाला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहते हैं यहाँ पर डिसीजन लेने वाला सिर्फ कोई एक आदमी हो, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं यहाँ पर सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो बार दफा आपने अपनी फैमिली के अंदर देखा होगा, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स खुद लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। और बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। तभी हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये कोई फैमिली है, वहां पर क्या हो रहा है कि वो डिस्कशन कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, पेरेंट्स से। अभी हम मतलब अपने वो लेके चलते हैं इसको, कि वो फैमिली में पेरेंट्स कर रहे हैं कि हम अपने 50 लाख रुपए, हम मान लिया कोई पेरेंट्स हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं कहीं से जॉब वगैरह, तो उनके पास 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसके पीएफ का पैसा मिल रहा है 50 लाख रुपए, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं पर, ठीक है। वो इसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है ज्यादातर, मतलब हर घर की बात नहीं हो रही है, कुछ कुछ चुनिंदा, मतलब एक कॉमन से एग्जाम्पल ले चल रहा हूँ, कोई इसको वो ना करे यहाँ पर, मतलब कोई कमेंट करेगा भाई नहीं हमारे यहाँ सबको पूछ कर होता है काम। तो वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहाँ पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने पास वो रखेंगे फैसला, कि वो ये सोच कर के बच्चे हैं, मतलब हमारे बच्चे हैं वो छोटे हैं, उनके पास इतनी अकल नहीं है कि वो सही से बता पाए कि ये प्रॉपर्टी सही होगी नहीं होगी। तो हमारे पेरेंट्स हैं वो दुनिया उन्होंने देखी है, बाहर घूम रहे हैं, मतलब काम पे जा रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नुकसानदायक है हमारे लिए। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर फैसला अपने पास खुद रखेंगे, हमसे पूछेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। उन्होंने पेरेंट्स ने डिस्कस किया तुमसे, डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि जो फैसला लिया उन्होंने खुद ले लिया, कि कोई प्रॉपर्टी ने देखी हाईवे पर तो उन्होंने लेके डाल दी, सॉरी सॉरी। तो उन्होंने क्या नहीं किया, यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया, और जो प्रॉपर्टी लेनी थी उन्होंने लेकर रख दी हाईवे के किनारे में, कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उन्होंने लेकर परचेज करके डाल दी, यहाँ पे हमसे डिस्कशन नहीं किया गया, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन।
यहाँ पर जो फैसला लिया जाएगा सिर्फ कोई एक आदमी लेगा, जो हमारा टॉप वाला है वही सारे फैसले लेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब फैमिली के अंदर एक डिस्कशन और हो रहा है। मान लीजिए हमने जमीन ले ली सिर्फ 40 लाख रुपए में, अभी हमारे पास बचे 10 लाख रुपए। अब फैमिली डिस्कशन कर रही है कि हम क्या लें, कार परचेज करें। डिस्कशन ऑफ परचेजिंग द कार। अब पेरेंट यहाँ पे क्या करेंगे, अब पेरेंट करेंगे अपने बच्चों से सलाह मशवरा लें कि भाई हमारे पास अभी 10 लाख रुपए बचे हुए हैं, ये बताओ हम कौन सी गाड़ी लें, हम चाह रहे हैं तुम्हारी मनपसंद गाड़ी आए घर में, हम कह रहे थे ना कि ये गाड़ी ले लो वो गाड़ी ले लो, चलो हम तुम्हारी मर्जी से कोई गाड़ी खरीद रहे हैं। तो इस वाले फैसले में हमें ये शामिल किया गया है, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, हमारे मान लीजिए 4 फैमिली मेंबर थे, एक आपके फादर हो गए, मदर हो गई, और एक आपके सिस्टर हो गई, एक आपके मतलब एक आप खुद हो गए। तो इस तरह से 4 आपके फैमिली मेंबर, चारों ने डिस्कस किया और एक कोई गाड़ी डिसाइड कर ली। मान लीजिए सोच लिया हम कौन से ले रहे हैं, स्विफ्ट गाड़ी ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबने क्या किया, अपना मशवरा करके सब लोगों ने, फादर ने सबसे वही अपनी अपनी राय पूछी, किसी ने कोई गाड़ी बताई, किसी ने कोई गाड़ी बताई, किसी ने कोई गाड़ी बताई, लास्ट में साइड हुआ कि चलो हमारा बजट इतना है, हम स्विफ्ट गाड़ी ले लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन। जो क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। जब यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है सबके सलाह मशवरे लेने के बाद में लिया गया है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन होता है यहाँ पर सिर्फ कोई एक बंदा वो ले, यानी टॉप लेवल वाले हैं क्या करें, टॉप लेवल वाले, क्योंकि डिसीजन टॉप लेवल वाले लेते हैं टाइम। तो हर एक कंपनी में हो चाहे घर में हो, मतलब चलेगी किसकी, चाहे जमीन ले रहे हो चलेगी तब भी अब्बा की, या चाहे गाड़ी ले रहे हो चलेगी तब भी अब्बा की। बस मन रखने के लिए पूछ लिया आपसे कि भाई हम गाड़ी लेने लें, क्योंकि आपने तो बोल दिया भाई फटाफट से कि अब्बा ले लो फॉर्च्यूनर, है ना, कि 50 लाख रुपए गाड़ी ले लो फॉर्च्यूनर, 10 लाख रुपए अब्बा लेंगे फॉर्च्यूनर खरीद लाओ तुम वहीं से भी। तो अब्बा ने दिल रखने के लिए आपसे पूछ लिया कि हम कौन सी गाड़ी लें, क्योंकि उनका पहले प्लान था हम स्विफ्ट लेंगे, और फिर भी आपसे पूछ लिया चलो फॉर्च्यूनर लेने नहीं लें। तो इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करना। सेंट्रलाइजेशन सिंगल मतलब एक जो टॉप लेवल वाला है वो खुद लेगा, डिसेंट्रलाइजेशन सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद में सेंटर वाला क्या लेगा, जो हमारा टॉप वाला है डिसीजन लेगा, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन दोनों ही केस में टॉप वाला लेगा, लेकिन इसमें पूछ कर लेगा और इसमें अपनी मर्जी से लेगा। ठीक है, वैसे हम वापस आते हैं चैप्टर्स पर। स्केलर चेन, स्केलर चेन करना है, बोलते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, जो हमारा जो हम बात करेंगे अपने मैसेज आगे पहुंचाएंगे, एक चेन के थ्रू पहुंचाएं, या फिर यूं चेन हमारी जा रही है टॉप से नीचे। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि टॉप होता है ना, टॉप लेवल वाला क्या करेगा, मिडिल वाले को देगा ऑर्डर, और वो किसको देगा, लोअर वाले को ऑर्डर देगा, मतलब बताएगा कि भाई टॉप से मैसेज आया है, ऐसे ऐसा काम करो, फिर लो बस जाकर बता देगा इसको, टॉप वाले ने बताया मिडिल वाले को, मिडिल वाले बताएगा लोअर वाले को, फिर कोई रिपोर्ट जाएगी तो नीचे से ऊपर जाएगी, लोअर वाले टॉप वाले को रिपोर्ट नहीं देगा, लेकिन लोअर वाला मिडिल वाले को रिपोर्ट देगा, उसके बाद में टॉप वाले को वो देगा रिपोर्ट। ठीक है, इसी बोलते हैं इसके लिए हमें एक कम्युनिकेशन के लिए पूरा सिस्टम यूज करना है। हम पूरा कम्युनिकेशन के बारे में आगे आगे पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग चैप्टर आएगा आई थिंक, उसके अंदर पूरा है इसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, चैनल कितने होते हैं, हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मैसेज को आगे तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इतने ही, स्केलर चेन में क्या करनी है, फॉलो करनी है एक तरीके से अपनी कम्युनिकेशन, अपने मैसेज क्या करना है, रिपोर्ट से करनी है, आगे पहुंचानी कायदे के साथ में। ऐसा ना हो कि नीचे लोअर वाला जा रहा है, टॉप लेवल वाले को बता रहा है साफ साफ आपके यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोअर वाला जाएगा पहले मिडिल वाले को बताएगा, मिडिल वाला जाएगा टॉप वाले को बताएगा, फिर ऊपर से कुछ चीज होंगी जो सही होंगी तो टॉप वाला मिडिल वाले को बताएगा, मिडिल वाला लोअर वाले को बताएगा, इसी बोलते हैं स्केलर चेन। द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सुपरवाइजर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। ठीक है ना, जो फॉर्मल लाइन होती है अथॉरिटी की, मतलब जो कम्युनिकेशन की पावर जो हो रही है उसकी फॉर्मल लाइन में क्या बोलते हैं, इसका चेन बोलते हैं। दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड, ये चेन वायलेट नहीं होनी चाहिए, बट इन इमरजेंसी एम्प्लॉय एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लैंक। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, गैंग प्लैंक कैसे बोलते हैं, मतलब कि इसके बारे में कोई चार्ट बना के चलते हैं एक बार। स्केलर चेन, ठीक है ना, ये हमारी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, मिडिल लेवल, अलग अलग उसके ना अलग अलग मैनेजर यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा लोअर लेवल, ठीक है ना, लोअर लेवल आ गया।
तो क्या होगा, टॉप लेवल वाले क्या करेंगे, इसको बताएंगे, मिडिल लेवल वाले को बताएंगे। ये हमारी स्केलेटन चल रही है। लेकिन बाई चांस किसी इमरजेंसी के लिए एक पूरा तरीका होता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह करनी है। टॉप लेवल वाला डायरेक्टली इसको जाकर नहीं बताएगा, पहले वो इसको बताएगा, ये फिर इसको बताएगा। ठीक है, ये होता है स्केलेटिंग को फॉलो करना। लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैंग प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो सेम लेवल पर होंगे वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इसे बोलते हैं गैंग प्लान। तो ये भी चैन स्केलेटन का पार्ट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम लेवल में बात हो रही है। ये अपने सेम लेवल वाले से बात कर लेगा, इस तरह से बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम इसके नाम पर ये करें, ये चीज नहीं चलेगी यहाँ पर। ठीक है। ऑर्डर। 10th वाला प्रिंसिपल है अपना, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब वो नहीं है हुक्म चलाने वाली बात नहीं होनी यहाँ पर। ऑर्डर का मतलब है कि हर एक चीज की एक जगह होनी चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। ये घर में होता है ना कि हम जाते निकल के नहा कर आए बाथरूम में, तो लेके टॉवल का डाल दिया, बेड पर डाल दिया। ये ऑर्डर है कि नहीं है। टॉवल कैसे जाता है, बाथरूम में जाकर टांग दें। या फिर हमें कोई मसाले वगैरह ढूंढने हैं, अगर मैं मान लिए बर्तन ढूंढने, हम बाहर से कुछ खाने को लेकर आए तो बर्तन कहाँ ढूंढेंगे, अपने रूम में आकर ढूंढेंगे, अपने किचन में आकर ढूंढेंगे, किचन में आकर ढूंढेंगे, क्योंकि ऑर्डर है यहाँ पर सेट कर रखा है। तो हमें हर चीज से क्या करना है, ऑर्डर सेट करके रखना है, जिससे कि हमें कोई भी चीज ढूंढने में आसानी हो, दिक्कत ना हो, या हमें चीजें आराम से मिल जाएंगी, हमारे काम भी जल्दी जल्दी होगा, ये ढूंढने में हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बाजार से लेकर आए कुछ भी खाने को चीज, मोमोज वगैरह, और आधे घंटे तक अपने यहाँ बर्तन ढूंढने में पता ही नहीं, क्योंकि हम ऑर्डर से चल ही नहीं रहे, हमें मालूम नहीं बर्तन में कहाँ डाल लगे। तो आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा ढूंढने में, इतना हमारे मोमोज क्या जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर मजा आएगा भी नहीं खाने में। तो अगर हम एक ऑर्डर से चले, हमें मालूम है कि बर्तन है, प्लेट है, जो हमारी प्याली वगैरह हम कहाँ मिलेंगे, गिलास वगैरह किचन में जाकर मिलेंगे, तो हम जाएंगे फटाफट, 2 मिनट लगेगी जाने में, लेकर आ जाएंगे हम लोग। तो ऑर्डर हमारा होना चाहिए हर एक चीज का अपना। इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इक्विटी का मतलब यहाँ पर कोई शेयर की बात नहीं हो रही है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम अकाउंट्स में नहीं आए हुए, हमारे बिजनेस स्टडीज के अंदर है। इक्विटी का मतलब होता है कि हर एक की बात, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब क्या, हमारा कंपनी के अंदर हमें हर एक एम्प्लॉय क्या रखना है, इक्वल रखना है, सबको बराबर रखना है। ऐसा ना हम डिस्क्रिमिनेशन करें, किसी को ज्यादा माने, किसी को कम करें। मतलब अगर दो लेवल पे, एक लेवल पर सेम लेवल है, वहाँ दो मैनेजर हैं, तो हमें दोनों की इक्वल हमको ट्रीट करना है, दोनों को हमें बराबर को देनी है सैलरी। अब मान लीजिए ए और बी, ये हमारे यहाँ दो मैनेजर काम कर रहे हैं। ए हमारा रिश्तेदार है तो हम उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बी हमारा रिश्तेदार नहीं है तो हम उसको कम पैसे दे रहे हैं। मतलब मान लीजिए हम दे रहे हैं 50,000 रुपये, और इसे मेरे 70,000 रुपये, लेकिन काम दोनों कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिलेटिव है तो हमें ज्यादा पैसे दे रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन करना ये नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर भाई, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका मोरल क्या होगा, कम होगा। ये अपने दिल से काम नहीं कर पाएगा। ये मैं भी वही काम कर रहा हूँ, दूसरा बंदा भी वही काम कर रहा है, मुझे कम पैसे मिले, मैं सोचूंगा यार मेरा काम ज्यादा काम करने का फायदा क्या है, इसके बराबर काम करने का फायदा क्या है। पैसे दोनों को बराबर मिल रहे हैं, तो हमें ये नहीं, ये चीज नहीं करनी, हमें क्या देखना है, इक्वलिटी करनी है, हमारे सारे एम्प्लॉय क्या हो, हमारे लिए बराबर होने चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब हमारे यहाँ लोग काम, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, पर्सन मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय पर्सन से हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे स्टेबल रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम हर 2 महीने 3 महीने में हमारे यहाँ लोग काम छोड़ कर जा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो उसका मतलब क्या है कि हमारी कहीं ना कहीं एक बंदा गया, दो बंदे गए, तीन बंदे गए, चार बंदे गए, भाई ऐसा तो नहीं सभी खराब हो, कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर है। पहले आपका कोई एक फ्रेंड था, उससे आपकी लड़ाई हो गई, फिर आपका दूसरा फ्रेंड आया, आपकी उससे लड़ाई हो गई, और आपका तीसरा फ्रेंड आया, आपकी उससे भी लड़ाई हो गई। ये कौन है, ये हमें, ये मान लीजिए चार दोस्त हैं। फ्रेंड नंबर 1, पहले इससे लड़ाई हुई, फिर इससे लड़ाई हो गई, अब इससे भी लड़ाई हो गई, कुछ टाइम बाद इससे भी लड़ाई भी हो गई। तो उसके अंदर मतलब क्या है कि कमी इन लोगों के अंदर, किसने आपकी लड़ाई हुई सकते नहीं ना भैया। चलो मान लो ये आपके साथ बुरा था, इसने आपको धोखा दिया, इससे आपको बिट्रे किया, इसने ये भी गलत था, ये भी गलत था, सब एक साथ कैसे गलत हो सकते हैं भाई।
कहीं ना कहीं फिर कमी किसके अंदर होगी, आपके अंदर ही होगी। ठीक है ना, यही चीज लागू होता है कंपनी के ऊपर कि पहले आपके यहाँ से कोई एक एम्प्लॉय आ रहा है, आया छोड़ के चला गया, कुछ टाइम बाद फिर दूसरा आया, वो भी आपके पास कुछ टाइम काम किया, वो छोड़ के चला गया, तीसरा आया, वो भी ऐसे चला गया, फिर और आ रहे हैं, वो ऐसे चले जा रहे हैं। तो क्या कमी कमी जो है उन लोगों के अंदर, काम करने वालों के अंदर नहीं भाई, कहीं ना कहीं कमी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉय को स्टेबल रखने के लिए आपको अपनी कमी सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसा हर बार नहीं बोल सकते कि कमी एम्प्लॉय के अंदर तो काम चोर था वो, ये सारे थोड़ी काम चोर हो जाएंगे, एक हद तो कोई ना कोई सही आया होगा। तो आपको अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करानी है तो आपके पास क्या नहीं, स्टेबल नहीं, आपके यहाँ एम्प्लॉय जो है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास एम्प्लॉय स्टेबल रहेंगे उतने आपसे लॉयल बने रहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ रुके हुए हैं, मतलब आपके साथ उनका अच्छा कनेक्शन है, उसके बाद आपका अच्छा बन हो जाएगा, वो आपका जो काम करेंगे अच्छे से करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, अपना समझ के काम करेंगे। फिर आता है हमारा 13 मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब हमें अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको एक मौका देना चाहिए शुरुआत करने का, ताकि इंसान का मोरल क्या है वो हाई हो, ताकि उनका वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड हो और सेटिस्फाई रहे हमारे से। जितना वो मोटिवेटेड रहेंगे उतना हमारा ही काम करेंगे भी, उतना हमें ही फायदा पहुंचेंगे। इसलिए मैंने मौका देना है किसी चीज को, काम को शुरुआत करने का, मगर टोकना नहीं है मैं ज्यादा। एस्पिरिट डी कॉप, लास्ट प्रिंसिपल आता है यहाँ पर, एस्पिरिट डी कॉप। एस्पिरिट डी कॉप एक फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि जो ये थे हमारे फेवल भाई साहब, एक तो बात हो रही है यहाँ पे, हेनरी फेवल की बात हो रही है। हम्म, मैं बात कर रहा हूँ हेनरी फेवल की। ठीक है, हेनरी फेवल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। ठीक है, फ्रेंच में एक भाई ये भी अच्छा, अपने अपने अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है कि वो क्या करते थे, वो कौन थे, माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रेंच के रहने वाले, ये हमें याद रखना है। हेनरी फेवल के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो हेनरी फेवल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच के रहने वाले थे। फ्रेंच फ्रेंच थे, मतलब फ्रांस के रहने वाले थे। तो उन्होंने अपने वर्ड फ्रेंच वर्ड दिया है यहाँ पर, एस्प्रिट। फिर से वही मिस्टेक, एस्प्रिट डी कॉप। उन्होंने एक फ्रेंच वर्ड दिया है एस्प्रिट डी कॉप, मतलब इसका मतलब है कि भाई हमें टीम वर्क के साथ काम करना है, टीम स्पिरिट के साथ काम करना है, अपना अपना फायदा नहीं देखना, सबको एक टीम बन के काम करना है और टीम की स्पिरिट के साथ में काम करना है। तो इसके साथ में हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गए, यहाँ पे समाप्त हो गए, जो फ्यूल के थे। अभी और हैं, सॉरी, अभी आगे और आएंगे, जो एडवर्ड टेलर के आएंगे, साइंटिफिक वाले। अभी हमने पढ़े प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े उसके, हेनरी फ्यूल के, जिन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल। अब भाई 14 प्रिंसिपल है, याद करने का आसान तो है नहीं, तो उसके लिए मैं आपको देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए हम देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक। आई होप सबको सब समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। आई यूजेज डेड, कुछ और हो गया डेड में तो, आई यूजेज डेड कोर्स। ठीक है, फिर सेम मिस्टेक। पहला प्रिंसिपल की बात करते हैं अपन, आई से, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नंबर 2 की बात करें हम, ठीक है, आई से करना प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यू से यूनिटी ऑफ कमांड। और आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आते हैं हमारा डेड। एक बार चेक करते हैं और कौन से बच्चे, इनिशिएटिव हमने शुरू कर अपना कर दिया, और डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिल गए। डिसिप्लिन, और इसके बाद था ए मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सिक्स वाले की बात करें, डेट, डिसिप्लिन और डिवीजन ऑफ वर्क। फिर आते हैं हमारे यहाँ तक तो हो चुका अब तक, हम इसे देखते हैं कोर्स में। 6 से हाँ, लगता है हाँ, थोड़ा सा मैं भूल गई। आई हो गया, यू, सॉरी एस आना चाहिए यहाँ पर। नियम यहाँ चलें, सॉरी मेरी मिस्टेक थी। यूजेस, स्केलर चेन और इक्विटी, यूएसईएस यूजेस। स्केलर चेन, इक्विटी, एक बार दोबारा देखते हैं क्या रह गया हमारे पास सब। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आई यूजेज कोर्स, आई यूजेज यूएसईएस यूजेज डेट, डिसिप्लिन आगे सही से, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिसिप्लिन हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क, 9 बात है सी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नंबर 10 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, नंबर 11 और 12, 13 एंड देन 14। ओ आर्ट्स आएगा रेम्यूनरेशन, और एस से आएगा क्या बचा एस से, सही है, एस्पिरिटी कॉप, देखते हैं हमारे पास बचे दो, एक आर से और एक एस से, और एक यू से और एक एस से। ये हो गया था हमारा डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन भी हो गया, स्केलर चेन भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल रह गया हमारा, और डायरेक्शन कमांड, डायरेक्शन कमांड मतलब हो गया, ठीक है, हमारे सारे वो हो चुके हैं, एक और हो रहेगा था डायरेक्शन एंड कमांड, ठीक है, इसको हम देखते हैं वहां से पूरा कर देंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। टेलर भी एक होते जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरह साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे इन्होंने, जैसे हमारी हिंदी फिल्म दी थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वैसे ही टेलर ने दिए साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और साइंस की इन्होंने बात करी थी यहाँ पर, इनके बारे में देखते हैं। इनका पूरा नाम था F.W. टेलर। F.W. टेलर मतलब फ्रेडरिक्स विंसलो, विंसलो टेलर इनका नाम था, ठीक है, F.W. टेलर। 1856 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1915 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने दिए थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया था, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको बोला जाता है। और इन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश करी थी, इनकी बुक जो पब्लिश हुई थी
मूवी किस नाम से हुई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से हुई थी, कब हुई थी 1911 में। इनकी जैसे 4 साल पहले वो पब्लिश यहाँ पर हुई थी। अगेन इनका ये हमें याद अच्छे से रखना है कि पहले डेट क्या रही थी, नाम इनका नाम भी रख देता है, मतलब पूरा नाम याद रखिए, एब्राहम टेलर के नाम याद रखिए। और कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, क्या करते थे, मैकेनिकल इंजीनियर। ये सिर्फ इसी डेफिनेशन से 4-5 पॉइंट है जो आ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन बनता है, बन सकता है आगे भी, कि भाई वो कहाँ क्या करते थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उनका नाम तो खैर नहीं आएगा, लेकिन भी आ सकते हैं, एब्राहम टेलर उनका पूरा नाम था। उनका ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, या फिर फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, तो उनका नाम क्या था, एब्राहम टेलर। उनकी बुक कब पब्लिश हुई थी, 1911 में पब्लिश हुई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इन्होंने पूरे 5 प्रिंसिपल दिए थे। ये रहा। इन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइन एंड नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब कि हम जो भी डिसीजन लें वो साइंटिफिक तरीके से लें। साइंटिफिक तरीके से हमने पहले डिस्कस किया था, कैसे होते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट करके, पूरा एक्सपीरियंस के साथ, पूरे देखभाल के साथ हम क्या करें, फैसले लें। ऐसा ना हो कुछ भी तुक्का लगा के ले लें। तुक्का लगाने को बोलते हैं रूल ऑफ थंब। तुक्का मारने को बोलते हैं रूल ऑफ थंब, यानी कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें तुक्का लगा कर डिसीजन नहीं लेना कि चलो ऐसा करके देखते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं करना। पूरा डिसीजन लेने से पहले अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद में अपने डिसीजन लेने हैं। तो इसे बोलते हैं साइंटिफिक, साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। हम जो भी डिसीजन लें साइंस के अकॉर्डिंग लें, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में, तुक्का लगाकर नहीं लें। रूल ऑफ थंब इसको बोला जाता है। सेकंड प्रिंसिपल था इनका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब क्या होता है इसका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे का हम ये करें, इज्जत करें, एक दूसरे का पूरा एहतराम करें। ऐसा ना हो कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने बॉस के बारे में बोलता है, अरे यार ये तो कुछ करता ही नहीं, बस बैठा रहता है, बस आना केबिन में बैठ जाता है, एसी चलाकर, और कुछ काम धंधा है नहीं। और बॉस कह रहा है कि यार कैसे एम्प्लॉय हैं, कुछ काम करते नहीं है, जब देखो बात करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं बैठकर। तो ऐसा नहीं करना, हमें उनके काम की करनी है, इज्जत करनी है, कि भाई हाँ, ये जो भी हमारे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको पूरे एहतराम के साथ उनके काम को आगे लेना है, और काम करवाना है उनसे। उसे बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो होता है कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसका था कि था ना ये कभी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वैसे ही क्या है, ये भी साइंटिफिक दोनों में सेम सेम है, कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि हमें क्या करना है, कॉपरेशन करना है, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के सही से काम करना है, एक कॉमन गोल के लिए काम करना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म। ना कि हमें अपना फायदा नहीं देखना, मतलब किसका फायदा देखना है, यहाँ पर कंपनी का फायदा देखना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है, सबको एक साथ करके काम करना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो फेयोल का और उसका एरिस्टोटल का क्या है, सेम सेम है। तो उसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सबऑर्डिनेशन वाला। दोनों में ऑप्शन हो सकता है, हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू देयर फुल पोटेंशियल, मतलब जो भी हमारे यहाँ मतलब एम्प्लॉयज हैं, हमें उनका क्या करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, जितना वो उनकी पूरी पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। उनको इतनी ट्रेनिंग देनी है, उनके करियर को इतना आगे तक पहुंचा देना है कि उनका पूरा जितना डेवलप करते हैं, जितना उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उतना उनका क्या है, डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमें पूरा काम लेना है यहाँ पर। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें काम क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो हमने पहले ही पढ़ चुका है, हम काम को डिवाइड करेंगे तो हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो ये इन्होंने 5 मैनेजमेंट साइंटिफिक के दिए थे, मैनेजमेंट के वो दिए थे, अब प्रिंसिपल दिए थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल के मैनेजमेंट 5 दिए थे इन्होंने। हम बात करते हैं, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ टेक्निक भी दी थी, उन टेक्निक के ऊपर भी हम बात करते हैं। इन्होंने एक तो 5 तो प्रिंसिपल दिए थे, और 7 क्या दी थी, टेक्निक दी थी। ये को हमें याद रखना है, टेक्निक भी याद रखना है, इनके प्रिंसिपल भी याद रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनकी टेक्निक दे देंगे 3 और ये दे देंगे प्रिंसिपल, और हम पूछेंगे इसमें कौन सा है जो टेक्निक नहीं है, तो पता तो होना चाहिए कौन सी टेक्निक थी, कौन सी प्रिंसिपल थी। टेक्निक को हम याद रख सकते हैं, एफ एम का होल स्क्वायर टी डी एस। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको याद रख सकते हैं, एफ एम का स्क्वायर टी डी एस। एफ का मतलब होता है फंक्शनल फोरमैनशिप, पहले एफ का मतलब यहाँ पे 2 बार एफ दिया था इन्होंने। ये इन्होंने जो दिया था इसका शॉर्ट फॉर्म था एफ एफ एम एम टी डी एस, इस तरह से बोल सकते हैं। इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एफ एम का स्क्वायर टी डी एस। तो 2 बार एफ आएगा, 2 बार एम आएगा, टी डी एस एक बार आएंगे, ठीक है।
तो पहले आपका मतलब क्या होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप। हमें काम करने का है ना, बांट देना है, फंक्शनल फोरमैनशिप। काम को, जो हमारा मेन काम है, इसको हम क्या कर देंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे, प्लानिंग का अलग और प्रोडक्शन का अलग। ठीक है ना, इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क की बात करी थी इस वाले पॉइंट के अंदर भी, टेक्निक के अंदर भी। जो प्रिंसिपल बताया था वो इन्होंने यहाँ बताया था, पर इन्होंने यहाँ बताया हम काम को किस तरह बांटेंगे। इन्होंने बोला दो हिस्से बांट देंगे, एक प्लानिंग के अंदर बांट देंगे और दूसरा प्रोडक्शन के अंदर बांट देंगे। प्लानिंग के अंदर कौन कौन आएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आएंगे, रूट क्लर्क आएंगे, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आएगा, डिसिप्लिन आएगा। मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है कि इंस्ट्रक्शन देता है काम के बारे में। रूट क्लर्क की जिम्मेदारी है सामान को देखना कि कितना सामान आया नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखिएगा कि काम जो हो रहा है सही समय पर हो रहा है और सही पैसे रेट के अंदर हो रहा है नहीं हो रहा। डिसिप्लिन चेक करता है कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, ओवरऑल काम को चेक करें, जैसे सुपरवाइजर बोल सकते हैं। फिर दूसरा हमने बांट दिया काम को, दूसरे के साइड के अंदर बांटा, प्रोडक्शन के अंदर बांट दिया। उसके अंदर हम चार लोगों को रखेंगे, स्पीड बॉस जो स्पीड देखेगा, गैंग बॉस जो देख सामान लाने के लिए जिम्मेदार रहेगा, रिपेयर बॉस जो कोई मशीन खराब हो जाएगी तो रिपेयर करने पर ध्यान देगा, और ये होता है इंस्पेक्टर, इसका मतलब क्वालिटी इंस्पेक्टर्स का काम है क्वालिटी को चेक करना। क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन होना है, यहाँ क्वालिटी के अंदर चेक होगी, प्रोडक्शन के अंदर होगी। इस तरह से हमने काम को कर दिया, हमने बांट देंगे, प्रोडक्शन के अंदर प्लानिंग के अलग, प्रोडक्शन के अंदर चार लोग रखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर चार लोग रखेंगे हम। दूसरा फटीग स्टडी, फटीग स्टडी ये देखना कि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी और रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। क्या अगर हम लोग कोई भी टास्क दे रहे हैं तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी कितनी देर का, कितनी कितनी बार देना, कितनी पूरे दिन में, मतलब मान लीजिए 8 घंटे शिफ्ट करना है तो 8 घंटे शिफ्ट में कितनी बार में करना, ब्रेक देना है, और कितनी कितनी देर का ब्रेक देना है बीच बीच में, ताकि काम किया करे सही से रहे। तो इसलिए फटीग स्टडी करते हैं कि ऐसा नहीं होगा हमारा ज़्यादा टाइम बर्बाद ना होकर। एक बात कही ना मेथड स्टडी की, टेक्निक है भाई, दो टेक्निक हमने पढ़ी, तीसरी टेक्निक बताई थी ना मेथड स्टडी। इसके अंदर क्या करना है, मेथड स्टडी के अंदर क्या करना है, क्या मेथड की स्टडी करेंगे, किसी काम करने का क्या क्या मेथड हो सकता है, ये मेथड है हमारे काम करने के। फिर हम बात करते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी होता है ताकि अननेसेसरी मोशन को रोका जा सके। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ जो लोग मजदूर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हर थोड़ी देर में वॉशरूम के जा रहे हैं, हर थोड़ी देर में उठ के जा रहे हैं पानी पीने जाने, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, मोशन स्टडी। ठीक है। फिर था एक टाइम स्टडी, जो इसके अंदर स्टडी करते हैं किसी काम को करने के लिए कम से कम कितना समय लग सकता है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए टाइम स्टडी करने की टेक्निक दे दी उन्होंने। एक है डिफरेंशियल फी वेजेस सिस्टम, कि हम जो भी पेमेंट करें अपने एम्प्लॉय को किसके अकॉर्डिंग करें, फीस के अकॉर्डिंग करें। ना ये रेमुनेशन वाला हमने पढ़ा था, फ्लोर का प्रिंसिपल वैसे ही कौन सा यहाँ पर प्रिंसिपल है वो। डिफरेंशियल फीस वेजेस सिस्टम, यहाँ पे क्या था कि हम जो भी अपना पेमेंट करें कैसे करें, पर पीस के अकॉर्डिंग करें। अगर कोई एम्प्लॉय 10 पीस बना रहा है 10 पीस का पेमेंट करें, और कोई एम्प्लॉय 20 पीस बना रहा है तो हम उसको 20 पीस का पेमेंट करें। इससे ये होगा कि 10 बना रहा है उसके अंदर भी क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, हम ज्यादा से ज्यादा काम करूँ ताकि मुझे भी ज्यादा पैसे मिले। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, हमें काम को करना बहुत सिंपल कर देना, इससे काम हमारा क्या हो, बिल्कुल जल्दी जल्दी हो और आसानी से हो, जिससे एम्प्लॉय को क्या हो, दिक्कत ना हो। और इससे हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुका है, हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। चैप्टर के लिए शुक्रिया, और एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं। जैसा कि आप बिल्कुल जानते हैं, इससे बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, हम लोग आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि हमारी कोचिंग में इस वक्त ऑफर चल रहा है 50% का, जो कि हम आपको हर रेगुलर फीस पे क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो भी हमारी फीस होगी हम आपको 50% का ऑफर दे रहे हैं, यानी हर एक फीस हम 50% में प्रोवाइड कर देंगे हर एक कोर्स। हम आपको बहुत सारे कोर्स करा रहे हैं, बी ए एल एल बी, बी ए, बी ए फॉरेन लैंग्वेज, बी एड, बी कॉम, इस तरह ही और सारे हम कोर्स करा रहे हैं। फर्स्ट इंट्रेंस, नाइन्थ इंट्रेंस, सिक्स, 11 सारे इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारे यहाँ कोचिंग करने आपको क्या फायदा मिलेगा, सॉरी, हमारे यहाँ कोचिंग करने आपको क्या फायदा मिलेगा, एक तो आपको स्मार्ट टीचिंग क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड फैकल्टी मिलेगी, सारी फैकल्टी हमारे पास एक्सपीरियंस है। और हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी दिन आपकी क्लास छूट जाती है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप तब भी हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और आपको जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोवाइड कराएंगे।
आपको मॉक टेस्ट हम कराएंगे और इसी तरह बहुत सारी फैसिलिटीज आपको सर्विस हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हमारे कोचिंग पढ़ते हैं। और ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, सिर्फ 26 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है और बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए है ये। तो जल्दी आएँ ताकि आप इस ऑफर को अवेल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।